वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 18 जमात-ए-सानी 1444 जनवरी की 11 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज की सुबह कराची की थोड़ी मुनफरिद सी सुबह, बिकॉज काफी दिनों बाद नहीं, कुछ हफ्तों के बाद कराची में आज सी ब्रीज चल रही है और जिसकी वजह से दो चीजें हो गई हैं। एक तो ये कि जो टेम्परेचर है सुबह का वो जो कि दस्तक दे रहा था सिंगल डिजिट्स पे, वो आज तकरीबन कंफर्टेबली 15 डिग्री सेल्सियस पे, 16 डिग्री सेल्सियस पे होगा, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन आज कराची में जो है वो फॉग थोड़ी सी है, कराची के स्टैंडर्ड की फॉग है। मैं कोई लाहौर और बाकी फैसलाबाद वाली फॉग से मैं कंपेयर नहीं कर रहा ऑफ कोर्स, लेकिन आज थोड़ा सा फॉगी वेदर है और कराची के जो आउटस्कर्ट्स इलाके होंगे जिसमें स्कीम 33 होगा, गुलशन मेमार, कस्बा कॉलोनी, कब्जा कॉलोनी, यहाँ सब हर जगह जो है वो आज थोड़ी फॉग ज्यादा होगी। सो इफ यू आर ऑन द हाईवे टुडे, ड्राइव सेफ गाइस, यू आर स्मार्ट इनफ, ऑलराइट। उसके अलावा आज अबरालूद भी है मौसम। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एक्चुअली। थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स बिकॉज सी ब्रीज इज ब्लोइंग, सो द ह्यूमिडिटी इज ऑन द हायर साइड, बट वेरी नाइस एक्चुअली। बट कहते ये हैं कि जी आज से पूरे पाकिस्तान में शदीद सर्दी की लहर जो है वो अपना शिकंजा कस लेगी पाकिस्तान के ऊपर, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व्हिच विल बी ब्रिंगिंग सम रेन एंड स्नोफॉल इन पाकिस्तान, व्हिच इज क्वाइट गुड, एंड या एज लॉन्ग एज इट्स नॉट ड्राई, इट्स ब्रिंगिंग सम स्नो एंड मच नीडेड रेन, इट वुड बी प्रीटी कूल। लाहौर, इस्लामाबाद में तो -1 कहते हैं जी, माइनस में पहुंच जाएगा। लाहौर में भी कोई 1-2 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही है। इनफैक्ट सिंध के कुछ अंदरूनी इलाकों की भी ये बात की जा रही है कि वहां पे भी दर्जे हरारत नुक्ता अंजुमात यानी फ्रीजिंग पॉइंट पे जो है वो पहुंच सकता है। Wow, let's see. Brace yourself, Pakistan. All right, if you wish to participate in the program, आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with Adil। 7:23 हो चुके हैं और यस आप लोगों के मैसेजेस भी मैं अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूँ before I log into my ट्विटर अकाउंट, बिकॉज वही मसला नहीं फिक्स कर पा रहा ये आदमी, इससे नहीं चल रही सही कंपनी, बता रहा हूँ मैं आपको कंफर्म। चलें जी, अब तो मुझे याद भी हो गया वैसे ये मुश्किल वाला तरीका लॉग इन करने का। मैं हमेशा ट्रायल एंड एरर पे उसको करता रहा, लेकिन अब इट्स फाइन। चलें जी, ये हो गया हमारा डन, कोड डाल दिया एंड आई एम इन माई ट्विटर अकाउंट एंड या हियर वी गो। चलें जी, ओके। ओहो, हंसती मुस्कुराती तस्वीर, पीर जहीर साहब ने एक तस्वीर शेयर की है, मैं जरा चेक कर लेता हूँ ये क्या तस्वीर है। अभी स्क्रीन रिफ्रेश हो गई। हाँ जी, डियर अदील भाई, एमी भाई को सलाम। हिज ऑफिस टाइमिंग इज 11 AM बट ही इज अ ग्रेट लिसनर। ही लिसन्स टू लाइव शोज ऑन डेली बेसिस। ही इज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स। ही इज विद आबदी साहब, फरहान, नवीद साहब एंड काशान साहब। इस तस्वीर में मुझे काशान नजर नहीं आ रहा है, बट इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर। मुझे लग रहा है कि ये फरहान के घर में ली गई तस्वीर है, बट दैट्स प्रीटी कूल और पीर साहब ने इसको शेयर भी किया है। ओके जी, इसके अलावा महनाज भी कहती हैं, उन्होंने तस्वीर शेयर की आसमान की, कहती हैं कि आई थिंक सम फॉग हैज कम फ्रॉम लाहौर। सम फॉग हैज इंडीड अराइव्ड फ्रॉम लाहौर। सो चलें जल्दी से मैं अभी स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखता हूँ आज का पहला मैसेज जो है वो हमको किसने भेजा। एंड कौन है जी, कौन है? रिजा ताहिर से, सर प्लीज ऐड मी टू द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ इस्लामाबाद मेड बाय यू। भाई आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिए तो फिर तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा वी हैव गॉट अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, अदील योर व्यूज अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल पर्सपेक्टिव दैट इट इज नॉट राइट, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, जनरल पर्सपेक्टिव तो बहुत चीज़ों के हवाले से जो है वो दुरुस्त नहीं होते और जनरली हमारे यहाँ जो उलमा में मुत्तफ़िक़ अलैह जो एक ख्याल है वो यही है कि ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस तो छोड़ें, किसी भी तरह की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो गैर इस्लामी होती है। आई मे कंटेस्ट अबाउट दैट। ज़ाहिर है जहाँ कहीं थोड़े से इनोवेटिव और क्रिएटिव मसाइल आ जाते हैं वहाँ पे हमारे यहाँ जनरली बहुत ही सेफ लाइन जो है ना, जैसे सद्दे जरिया करार दिया जाता है, आमतौर से वो लाइन इख्तियार की जाती है। लेकिन देखिए अब ये लाइफ इंश्योरेंस, देखिए प्रॉब्लम जो है ना वो लाइफ या जनरल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम इज विद
द एलिमेंट ऑफ गरर, द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड चांस वाला एलिमेंट जिसको कहा जाता है. सो और इसके अलावा ये जो आपकी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जो आप प्रीमियम जमा कराते हैं, ये इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. सो आपको ये भी पता होगा कि इसका एक इस्लामिक वर्जन भी अवेलेबल है मेरे ख्याल से. अब तो खैर पाकिस्तान में फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज भी हैं, तकाफुल कहा जाता है, बट इंश्योरेंस कंपनीज की भी अपनी तकाफुल विंडोज होती हैं जहां पे आप अपने जिसकी सुपरवाइजरी होती है, सुपरविजन होती है, वो बड़े बड़े जो मुफ्ती साहिबान हैं वो कर रहे होते हैं. सो आप तकाफुल का रास्ता अपना सकते हैं. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लाइफ या जनरल इंश्योरेंस बाय डेफिनेशन इसमें कोई मसला नहीं है. आप अगर उसका इस्लामिक वर्जन ले लें, इट इज ओनली अबाउट ये 3 एलिमेंट्स कहे जाते हैं कि अगर आप उनको केटर फॉर कर लें तो फिर ये चीज काबिल कबूल उल्मा के लिए हो जाती है. मैं इससे थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता हूँ. आप बिल्कुल अपने रिस्क को कवर कीजिए जी. और मैं ये समझता हूँ कि मॉडर्न जमाने की एक अच्छी इनोवेशंस में, मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम की जो अच्छी इनोवेशंस हैं, उनमें से जो एक चीज है दैट इज इंश्योरेंस. सो गो फॉर इट सर, गो फॉर इट. बट इस पे एक जरा थोड़ी सी एक दूसरी तरफ एक डायरेक्शन जो है वो निकल जाती है, स्पेशली हमारी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जिस तरह ऑपरेट करती है एंड ऑल. बहरहाल चलें जी, फाइन. इस पे मैं तब मजीद बात नहीं करूंगा बिकॉज इश्तिहार देना बंद कर देंगे ये लोग. आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद कहते हैं भाई, एज राजा परवेज अशरफ गॉट स्पीकर सीट इन नेशनल असेंबली, ही स्टार्टेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन तहसील गुजर खान एंड इज एंजॉयिंग एरिया फ्रीक्वेंटली. चलें जी, गुड फॉर यू गाइज. अब्दुल रजाक साहब कहते हैं आपने खबर शेयर की है, डायमंड इंडस्ट्री सस्पेंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जी हाँ, बिल्कुल. ये मैं कल देख रहा था कि ये हमारी जो हुकूमत है ये काफी ज्यादा क्रेडिट ले रही है. अभी जो उनके बड़े बड़े इश्तिहारात आ रहे हैं हैश नो योर इकोनॉमी सीरीज में, उन्होंने कहा जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो बहुत कम कर दिया और आधा कर दिया उसको. तो ये नहीं लिखा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह बेईमाना और बेशर्माना अंदाज से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को सप्रेस करके किया गया है, अगर ये डिफॉल्ट नहीं है तो फिर क्या है. तो बहुत सारा रॉ मटेरियल इज नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं. किसी ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया था और मैंने उसको रीट्वीट भी किया था कि इसहाक डार साहब अपने शायद नौकरी के आखिरी दिन जो है वो भी एक डायरी उठाएंगे, बल्कि वो एक पूरा ब्रीफकेस उठाएंगे और ऑफिस से जाते हुए ये बात बोलेंगे कोई रैतूनी की इंडस्ट्री जो बंद नहीं हुई. तो बस ये हाल है. यानी अभी ये गद्दे बनाने वाले भी जो हैं ये अपना काम बंद कर रहे हैं बिकॉज जाहिर है जो मटेरियल जो कुशन फोम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है उसमें काफ़ी सारे जो है वो जो इम्पोर्टेड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है. मलिक जरीन अवान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ट्वीट ना करने का मतलब ये नहीं कि हम हिंद को गाना ना चलने की वजह से प्रोग्राम नहीं सुनते. मैं आपका रेगुलर सामे हूँ. लव फ्रॉम सूबा हजारा. जबरदस्त सूबा हजारा. अल्लाह ताला आपको इस मिशन में कामयाबी दे. पाकिस्तान में बहुत सारे सूबे बने और पाकिस्तान की जो 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 फेडरेशन है उसको मजबूती करेंगे. बहुत सारे सूबे हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये बात. मुझे एक कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद है सूबा हजारा वाला यार, वैसे वाकई सीरियसली होना चाहिए. ओके देन व्हाट हैव वी गॉट. सबा सारा कहती हैं हेलो सर फ्रॉम इस्लामाबाद. There are 3 top radio hosts doing shows from the same time 7 to 9 a.m. from Karachi, including Azeel Azhar, Anusha Ashraf and Khalid Malik from 91. Thank you so much यार. ये तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं. खालिद मलिक, अनुषा अशरफ. आपने कहाँ मुझ गरीब और इस अनपॉपुलर आदमी को इन सेलिब्रिटीज की लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन मैं आपका हुस्न ज़नी करार दूंगा. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. जी इसके अलावा क्या सीन है. बिलाल अहमद साहब कहते हैं भाई इस वक्त बिग बैश चल रही है और बीपीएल भी, जबकि कल साउथ अफ्रीका की लीग भी स्टार्ट हो गई है. 13 जनवरी से दुबई वाली लीग भी स्टार्ट हो रही है. जब इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट होगी तो फिर टेस्ट और ओडीआई कौन देखेगा. अच्छा आप मुझे वैसे ऑनेस्टली बताएं, आप में से कितने लोग वाकई बैठ के ये सीरीजें या ये चीजें जो है ना वो देख रहे हैं. बिकॉज मेरा तो कोई खास, मैं कोई पाकिस्तानी प्लेयर जैसे अब कोई खेल रहा हो होबार्ट हरिकेन्स के मैच में लगा लेता हूँ सिर्फ इस चक्कर में कि यार इसमें कोई पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहा होता है, या फॉर दैट मैटर बीपीएल में स्कोर्स चेक कर लेता हूँ कि यार पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्या परफॉर्म किया है. मुझे तो नहीं पता कि लोगों की वो इंटरेस्ट इसमें आ रहा है. देखिए इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद यस आई थिंक जो फ्रेंचाइज लीग्स हैं दे डू प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर मॉडर्न क्रिकेट, लेकिन वी विल नीड टू लर्न टू लिव विद देम. हमें इनके साथ जिंदा रहना होगा, सीखना पड़ेगा. विंडो सिर्फ और सिर्फ आईपीएल को ही मिलेगी, क्या कर सकते हैं. लेकिन बहरहाल कल जैसे शोएब मलिक साहब ने परफॉर्म किया, 36 गेंदों पे 54 रन बनाए, और एक शोएब मलिक फैन क्लब है हमारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी में, वो तो दीवाना वार रक्स किया होगा उन्होंने ढोल की ताप पे. पूरी जो है ना वो रात रक्स किया होगा उन्होंने, महवे रक्स होंगे क्योंकि कल इन्होंने जो है ना वो निस सेंचुरी बना ली हमारे जनाब
शोएब मलिक साहब ने. शोएब मलिक की भी बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है. इनके जो मैनेजर्स हैं दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, जैसे कि मोहम्मद आमिर का है सिलसिला. सो ठीक हो गया. और क्या सीन है? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं फाइजा हाशमी, डॉटर ऑफ द एक्टिविस्ट ऑफ, अच्छा शी इज द डॉटर ऑफ द फॉर्मर इरानियन प्रेसिडेंट, अगर आपको याद हो, अली अकबर हाशमी रफसंजानी हैज बीन सेंटेंस्ड टू 5 years in prison. यार ये जो रिजीम है ना ईरान के, आयतुल्लाह, मैं आपको बता रहा हूँ ये मुल्क इनके हाथ से निकल रहा है. राइट, लेफ्ट एंड सेंटर आपको पता है इस वक्त सजाएं दी जा रही है. इसमें सजाए मौत भी शामिल है. चौराहों पे लटकाया जा रहा है डिसिडेंट्स को, उन पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने लोग कत्ल किया है. अब साबिक सदर अली अकबर हाशमी रफसंजानी की साहबजादी फायजा हाशमी, अच्छा आप बड़ी हैरानी भी होती है इस बात में कि अली अकबर हाशमी रफसंजानी, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको देखने में वो बड़े आयतुल्ला टाइप खुद लगेंगे, लेकिन एक्चुअली वो बहुत ही ओपन माइंडेड सोच के आदमी. और आई थिंक यही बात जो थी, इससे पहले हसन रूहानी, नहीं क्या नाम था उनका, दूसरे बिग प्रेसिडेंट थे बहरहाल, उनकी भी यही थी. तो लुक्स कैन बी वेरी डिसेप्टिव इन ईरान, आई कैन टेल यू दैट. बट चलें जी, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात जो है ना वो आसान करे. बहरहाल इट वाज हसन रूहानी, यस इट वाज हसन, सही नाम याद आया था मुझे. ठीक है, वो भी लिबरल माने जाते थे ईरान में, और इसलिए उनको ज्यादा बेचारों को जो है ना, आपको पता है कि बड़े इश्यूज क्रिएट किए गए वहां पे. चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. इट्स अ 2-minute ब्रेक, इससे वापस आते हैं, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. आफ्टर दैट डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज अली नूर विद तेरे साथ. होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग. एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. सुबह के 7:40 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून किया. एक बार फिर से मैंने ये बात बोल दी. ओके जी, फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो according to Khan sir, 15 lakh people are working in Kuwait. They are skilled and qualified people. Every year they are sending $500 billion as remittances to India. This is only one Gulf country. Now you can imagine how much. हैं भाई फहीम अली खान, आपको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत दी है. कौन से खान सर हैं ये, मुझे पहले तो ये बता दीजिए. मुझे जरा चेक कर रहे हैं कौन से खान सर हैं. इंडिया की तो अपनी टोटल रेमिटेंसेस जो हैं वो $100 बिलियन टच किए हैं पिछले साल. बड़ी फैनफेयर इस पे शोर मचा था. तकरीबन 88-89 बिलियन से बढ़ के, बिलियन की बात कर रहा हूँ मैं, अरब से बढ़ के उनकी जो टोटल रेमिटेंसेस थी वो $100 बिलियन टच की. और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक पाकिस्तानीज आर एक्चुअली डूइंग नॉट दैट बैड एज फार एज द रेमिटेंसेस पार्ट इज कंसर्न. Because Pakistani remittances are about 1/3 of India, but our economy is around 1/6, 1/7 of India. So अगर हम remittances और to GDP ratio निकालें, so actually we are doing better than them. So मुझे नहीं पता कि ये numbers आप 500 बिलियन कहाँ का नंबर लेकर आ रहे हैं, और वो भी सब आप कुवैत की बात कर रहे हैं. तो जरा मुझे प्लीज ये इसका सोर्स बता दीजिए, कुछ मुझे मसला लग रहा है इसमें. एंड देन जावेद साहब ने खबर शेयर किया मिकी आर्थर के हवाले से. बिल्कुल जी, मिकी आर्थर का चैप्टर जो है फिलहाल क्लोज हो गया है. मिकी आर्थर 2 कश्तियों पे सवार होना चाह रहे थे, वो डर्बी शायर भी कंटिन्यू करना चाह रहे थे, और पाकिस्तान के लिए वो क्या कहते हैं कि प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना चाह रहे थे. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यही बात बोली कि ना मेरे भाई ना, आपको अगर काम करना है तो फिर आपको फुल टाइम बेसिस पे काम करना पड़ेगा. आपको डर्बी शायर को खुदाफिज कहना पड़ेगा. देखो यार, मिकी स्मार्ट आदमी है, और मिकी स्मार्ट आदमी है, उसको ये बात पता है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है ये एक इंटरिम सेटअप है. ये क्रिकेट बोर्ड का सेटअप टोटली कंटिंजेंट है, टोटली डिपेंडेंट है ऑन दिस गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट जब तक है तब तक ये सेटअप है, और ये गवर्नमेंट जब चली जाएगी तो फिर ये सेटअप वाले लोग, इसके जो चेयरमैन साहब हैं, इसके जो इसमें अख्तर लावा भी रखा हुआ है इन्होंने, आपने देखा होगा, एक शकील शेख साहब हैं, ये भी चीज वापस हो जाएगी. सो ये पूरी की पूरी गेम अंडू हो जाएगी. एंड दिस एग्जैक्टली इज द रीजन. शायद आपको अंदाजा हो रहा है रमीज राजा साहब चुप होकर बैठे हुए आजकल में, मतलब खामोशी के साथ सबर करके बैठे हुए. तो ये जरा हम मिकी इज अ स्मार्ट गाय, वो विच इज व्हाई ही इज नॉट कमिटिंग हिमसेल्फ. और ये कहानी जो है ना अब खत्म हो गई है मिकी वाली. ठीक है, लेट्स मूव ऑन नाउ. जस्टिन लैंगर का नाम आ रहा है. I really don't think Justin Langer would come to Pakistan because Australians they pay their coach a lot of money. उसको बहुत पैसे दिए जाते हैं, उससे कोई करीब भी पाकिस्तान जो है वो पे नहीं करता. इनफैक्ट हमारे यहाँ तो वो फिर तनख्वाहें पब्लिश हो जाती हैं और फिर कहा जाता है दीज आर वेरी हाईली पेड पीपल, और क्या तनख्वाहें 40% सैलरी कट ले लो और ये सारी बातें कर लो. बहरहाल चलें जी, क्या कह सकते हैं भाई. पेशावर में बारिश हो रही है, फजल फैजी साहब ने हमको बताया. लाइट शावर इन पेशावर एंड सराउंडिंग, so the weather would be so beautiful today there, rain and very cold. But it's quite cold. But I think it's less cooler if it is 13 degrees Celsius right now. फजल साहब, तो फिर ये कहा जा सकता है कि कम सर्दी पड़ रही है आज, लेकिन आने वाले दिनों में काफी ज्यादा सर्दी होनी है. दिशान बेग साहब ने खबर शेयर की है. रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव
Kevin McCarthy has been elected the House Speaker after multiple days of negotiation and 15 rounds of voting in the longest speaker contest in over 160 years. बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं. और जैसे कहते हैं कि केविन मैकार्थी को बहुत ज्यादा जो है वो ढील देनी पड़ी है, बहुत ज्यादा मनाना पड़ा है लोगों को. मैंने शायद इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको लास्ट वीक बताया था कि जो मागा रिपब्लिकन्स वहां पे एक कॉकस बना हुआ है, एक छोटा सा ग्रुप बना हुआ है जो कि अल्ट्रा कंजर्वेटिव अमरीकी हैं रिपब्लिकन पार्टी के, उन्होंने केविन मैकार्थी को वोट देने से इनकार कर दिया था. सो हाउस का स्पीकर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है अमरीकी इंतजामिया में. अमरीकी जो लेजिस्लेचर है उसमें जो कानून साजी के अमल में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है ये जो बंदा होता है हाउस का स्पीकर. और 16 दफा वोटिंग हुई और उसके बाद 15 दफा वोटिंग हुई और उसके बाद जाके वो इलेक्ट हुए फाइनली. लेकिन अब इसका मतलब ये है कि बहुत ही हॉकिश अप्रोच के साथ जो है वो काम किया जाएगा. इसके साथ हॉकिश अप्रोच से मतलब बड़े एक्सट्रीम एक्शन जो है वो बाइडेन इंतजामिया के खिलाफ लिए जा सकते हैं इन द लोअर हाउस ऑफ यूएस कांग्रेस. बाय द वे, जो बाइडेन साहब का आपको पता चला कि जो बाइडेन साहब के दफ्तर से, उनके साबिक दफ्तर से कुछ टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुई हैं. या एग्जैक्टली व्हाट डोनाल्ड ट्रम्प डिड एक्चुअली. डोनाल्ड ट्रम्प भी आपको पता है अपने साथ जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स कुछ लेकर चले गए थे, फिर छापा मारा गया था मारा लागो में. उनकी जो रिहाइश गाह है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जाती रिहाइश गाह है, वहां से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुई थी जो कि उनको एज पर द अमेरिकन लॉ उनके यहाँ एक इदारा है जिसको नेशनल आर्काइव्स कहा जाता है, वहां पे दे देना चाहिए था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने किया ये कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने साथ ले गए थे. अब ये इंकिशाफ हुआ है कल कि जो बाइडेन जिस जमाने में अमरीकी नायब सदर हुआ करते थे उस जमाने की कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो उनके दफ्तर से उनके अपने वकुला ने बरामद की और ईमानदारी के साथ उन्होंने नेशनल आर्काइव्स को जो है वापस कर दिए. इस मामले को ज़ाहिर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन जाहिर है बाइडेन के मामले में इतना शोर नहीं मचेगा, आपको पता है, यू नो द रीजन. चलें जी, देन वी हैव गॉट उमर हफीज कहते हैं अरहम कहते हैं ग्रेड 2 से, अदिल अंकल, why do the police not stop people driving crazy on the road? They should stop people driving crazy on the road. लेकिन पुलिस मुझे लगता है अपना रोजाना एक एजेंडा, मुझे नहीं पता कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कंफर्म कर दे, मुझे लगता है पुलिस वाले अपना रोजाना एक एजेंडा लेकर आते हैं. आज हम बगैर हेलमेट वालों को रोकेंगे, आज हम टिंटेड ग्लासेस वालों को रोकेंगे. कभी ये नहीं कहते कि आज हम बुरी ड्राइविंग करने वालों को रोकेंगे, आज हम रॉन्ग साइड आने वालों को रोकेंगे. तो इस तरह करना चाहिए. देखिए बात बड़ी सिंपल है और वही है कि हमारे असल में रॉन्ग साइड को डिसइंसेंटिव इस तरह किया जाता है कि जी आप जब गलती कर चुके होते हैं तो फिर उसके बाद आपको पकड़ा जाता है. हमेशा ये कहते हैं ना एक बड़ा डिफरेंस होता है हमारी पुलिस और किसी मगरबी मुल्क की पुलिस में कि वो क्राइम को होने से पहले रोकने की कोशिश करते हैं. हमारे यहाँ क्राइम होने के बाद उसकी सजा देने की कोशिश की जाती है. ये बड़ा डिफरेंस है, इस बारे में कुछ कीजिए जी. ओके देन जुल्फी कहते हैं थैंक यू हाउस कराची एवरीवन लिसनिंग एवरीवन फाइन. कहते हैं आई जस्ट ट्यून इन एंड इट्स जुनून एवरी टाइम जुनून इज प्लेड इट टेक्स मी बैक टू माय यूनिवर्सिटी डेज. वंडरफुल टाइम एंड एक्सट्रीमली वंडरफुल पीपल. दैट इज ग्रेट. And then हसान शेख साहब कहते हैं stretch for 5 minutes before going to bed. Your muscles will be more relaxed and it will be easier to find comfortable position in the sleep. All right, good. Thank you so much for this information, हसान. इसको आप अटेम्प्ट करके देखें, बताइए हमें. बासित यूनुस साहब गुड मॉर्निंग कहते हैं. गौर खान ने वीडियो भेजी है, हल्की सी गाड़ी खड़ी हुई है, ये अच्छी बात है इनकी. पिशावर की वीडियो है और वहां पे कहते हैं it's a nice rainy morning there in Peshawar. That is awesome sir. अताउर रहमान साहब लाहौर में फॉग एंजॉय कर रहे हैं. शहजाद जोया साहब 15 मिनट की वॉक है इनकी बस स्टॉप जाने के लिए, फॉग है काफी वहां पर. एंड देन उमेर बाबर कहते हैं जी पीर जहीर साहब ने तो एमी अली पर ऐसे लिख दिया माय फेवरेट फ्रेंड. जबरदस्त. कहते हैं यार एमी की भी बड़ी अच्छी मीडिया मैनेजमेंट है, वैसे लग मुझे ऐसे ही रहा है, कुछ है इनके, इन्होंने भी जो है ना वो मोहम्मद आमिर वाली और शोएब मलिक वाली सेटिंग की हुई है, लग रहा है. फरहान रजा कहते हैं कब्जा कॉलोनी लुक्स मोर ब्यूटीफुल इन टुडेज फॉग. दैट इज वेरी नाइस. एंड शाहीन सलाम कहती हैं आपकी अटेंडेंस हमने लगा दी है. एंड देन फरी सरफराज ने इस गाने को भी पसंद किया और यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर इल मदर. सो बहुत सारी दुआएं आपकी वालदा के लिए फरी. अल्लाह ताला उनकी तबीयत जो है वो दुरुस्त फरमाए और इसके अलावा आपको भी अजर अता फरमाए. आप उनका बड़ा ख्याल रखती हैं. वेरी नाइस. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. हेलो फ्रॉम मायर एंड आयजा. थैंक यू सो मच अली टू यू. गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. एंड देन चलें जी, अभी क्या सीन है. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द न्यूज, अभी इंटरनेशनल न्यूज, और उसमें माय मोस्ट फेवरेट चाइनीज डिप्लोमेट
was seen there. His name is Zhao Lijian. Okay, Zhao Lijian, अगर आपको याद हो, इनका मकसद प्रोग्राम में जिक्र भी करते रहे. ये एक जमाने में चाइनीज जो एम्बेसी थी पाकिस्तान में, उसके स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे. चाइनीज डिप्लोमेट है, काफी सीनियर चाइनीज डिप्लोमेट थे और फिर पाकिस्तानी में बड़े पॉपुलर थे और मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को ट्विटर पे ये फॉलो भी करते हैं. फिर क्या हुआ कि ही गॉट ट्रांसफर्ड, इनका पाकिस्तान में जो असाइनमेंट था पूरा हुआ एंड ही बिकेम द स्पोक्स पर्सन फॉर द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री. और इनकी जो है ना वो बड़ा अग्रेसिव स्टाइल माना जाता था और कहते हैं इनके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करते थे वेस्टर्न मीडिया में वो थी, ही वाज कॉल्ड द वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेट, जाओ लीजियान. आई एम श्योर देखे होंगे आपने कोई ना कोई ट्वीट. पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत ये करते थे. इवन तो आजकल चाइना की पाकिस्तान के लिए मोहब्बत बड़ी कमर्शियल सी हो गई है, वो बात नजर नहीं आ रही है. आपने देखा कि चाइना ने अभी हमारी डोनर कॉन्फ्रेंस में भी काफी लोगों को हैरानी हुई इस बात की कि सिर्फ $100 मिलियन उन्होंने जो है वो ग्रांट की मत में दिए. मुझे नहीं पता कि वो भी शायद कर्जा ही दे दिया हो चाइना ने. लेकिन जाओ लीजियान का जिक्र मैं इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज इंटरनेशनल मीडिया में भी ये काफी पॉपुलर हुए थे और काफी सख्त और तल्ख जवाबात जो है ये दिया करते थे वेस्टर्न मीडिया को जब चाइना के हवाले से सवालात पूछे जाते थे, उनकी मुल्क की पॉलिसी के हवाले से, शिनजियांग, तिब्बत और ताइवान के हवाले से. लेकिन हुआ ये है कि मिस्टर जाओ लीजियान has now been transferred to a less prominent post. यानी उनको इस इम्पोर्टेंट पोजीशन से उठा के अब एक सॉर्ट ऑफ एक फ्रिंज किस्म के एक डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है. सो ही विल नाउ बी द डेप्यूटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बाउंड्री एंड ओशियन अफेयर्स. ऑलराइट, ये बेसिकली चाइना की मैरीटाइम और लैंड बाउंड्रीज मैनेज कर रहे होंगे. और पता नहीं, मुझे ये वेस्टर्न मीडिया तो ये कह रहा है कि ये इनका एक लेस प्रोमिनेंट रोल है, लेकिन कंसिडरिंग जो इस वक्त ताइवान के साथ इनके मसाइल चल रहे हैं और कहते ये हैं कि 2023 में जो इस वक्त दुनिया एक सही मानों में क्राइसिस देख सकती है वो चाइना और ताइवान के दरमियान हो सकता है. बिकॉज जिसमें अमेरिकन, आपको पता है कि ताइवान इज लाइक एन अमेरिकन स्टेट, वो उसको उसकी डिफेंस को सॉर्ट ऑफ गारंटी प्रोवाइड करते हैं वहां पे. तो मुझे लग रहा है कि ये काफी इंपॉर्टेंट इनको पोजीशन दी गई है. लेकिन बहरहाल इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि जाओ लीजियान, अगर मैं गलती पर ना हूं, ही इज एक्चुअली अ ख्वे, एंड ये ख्वे आर दोज एथनिक हान मुस्लिम्स जो मुसलमान है वहाँ पे, जो चाइनीज मुसलमान जो कि कई सदियों से वहां पर रह रहे हैं, जो कि एक्चुअल चाइनीज स्पीकिंग, नॉट द शिनजियांग वीगर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट ख्वे आर द इंडिजिनस चाइनीज मुस्लिम्स. बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे बाय द वे. I think he's one of the Hui. He's among the Muslim population there. I really don't know about his practicing or whatever. No, I'm just telling you about his ethnicity. So, because अपने नाम के साथ एक जमाने में ये मोहम्मद भी लिखा करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने लिखना बंद कर दिया था बाय द वे. फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा होगा बेटा इतने ज्यादा मुसलमान ना होगा, इतने मुसलमान पाकिस्तान में ही रह लो. उसने कहा नहीं चलो जी, नाम से मैं ट्विटर वाले नाम से जो है ना ये हटा देता हूँ. आई थिंक ही इज द सेम गाय, जाओ लीजियान. लेकिन बहरहाल ये अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, बट नाउ ही हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त फ्रंट पेजेस पे मौजूद है. चले जी, अब क्या करते हैं, आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. ले भाई, आज जो है वो नो योर इकोनॉमी नहीं आया, आज आया हैश रीबिल्डिंग पाकिस्तान, मफाद आम्मा में शाया किया गया. अच्छा, ये मफाद आम्मा में शाया किया गया, एक स्टेरिक जो है वो लिखा होता है. अब ये स्टेरिक कहाँ ऊपर लिंक कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज स्टेरिक आमतौर से आप कोई चीज लिखते हैं और फिर स्टेरिक लगा देते हैं, तो फिर यू लुक एट द समथिंग, आप नीचे आप जो स्क्रिप्ट होती है उसमें देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं. बहरहाल इनको शायद पता नहीं है मरियम को स्टेरिक के यूज का. जो दुनिया भर से पाकिस्तान को कर्जा मिला है, अच्छा इसको उन्होंने लिखी है इमदाद, $9 अरब से ज्यादा की इमदाद, लेकिन हम जानते हैं कि अराउंड 80% ऑफ दैट आर द सॉफ्ट लोन्स जो पाकिस्तान को मिले हैं. प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लोन्स मिले हैं, ये पाकिस्तान को मंसूबे लगाने पड़ेंगे. पाकिस्तान ने अपना प्लान प्रेजेंट किया होगा जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान को ये मिला है. कुछ ग्रांट जरूर मिली हैं, जैसे कतर ने $25 मिलियन दे दिया, इटली ने आपको $2.5 करोड़ दे दिया, कनाडा ने $2.25 करोड़, स्वीडन ने $75 लाख, नॉर्वे $6.5 मिलियन, स्विट्जरलैंड $4.3 मिलियन. माय गॉड यार, ये तो शर्मिंदगी हो रही है. नेदरलैंड्स $3.5 मिलियन. लेकिन बहरहाल जी, आई थिंक इसमें जो सिर्फ सबसे सिग्निफिकेंट आपको फंडिंग मिली है वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, जद्दा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने आपको $4.2 बिलियन दिए. नेचुरली देयर इज अ बिग सऊदी इन्फ्लुएंस ऑन द IDP और हेड ऑफिस भी इनका वहीं पर ही है. लेकिन एज आई टोल्ड यू, दीज आर स्ट्रिक्टली प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग मनी. वर्ल्ड बैंक, तो अगर आप वर्ल्ड बैंक और IMF को IDB को भी मिला लें तो ये तकरीबन $6.2 बिलियन तो बहरहाल यही हो जाते हैं. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आज इश्तिहार आया हुआ है पूरा, तो यू कैन सी दैट गवर्नमेंट, खबरें छप चुकी हैं लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इसको इश्तिहार भी लगाया है ताकि पैसे हैं, बजट है, कहीं तो खर्च करें हमारे पैसों का. आगे बढ़ते हैं, ये सरकारी इश्तिहार बंद करने चाहिए. आगे बढ़ते हैं जी. गैस
75, ओए सुने यार, गैस 74% तक महंगी, ओगरा ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने 40 रोज में मंजूरी ना दी तो फैसले पर अस खुद अमल दरामद, इतलाक 1 जुलाई 2022 से होगा। इस्लामाबाद पंजाब पख्तूनख्वा के लिए 406 रुपए इजाफा, नई औसत कीमत 952। सिंध और बलूचिस्तान के लिए 469 रुपए इजाफा, नई कीमत 1161 रुपए फी MMBTU होगी। मनोवन इजाफे की सूरत में सार्फिन पर 300 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा ने गैस कंपनियों की दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला हुकूमत पाकिस्तान को भेज दिया। तो ये ओगरा की तरफ से याद रहे कि रिकमेंडेशन गई है। द ओनस, इसकी फाइनल डिसीजनिंग अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो करेगी। लेकिन अखबार का ये लिखना है कि अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो फिर 40 दिन में ऑटोमेटिकली ये प्राइसेस जो हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। एक बहुत बड़ा, अच्छा इससे एक और भी बात जो इजाफा जो कंफर्म हो रही है वो ये हो रही है कि IMF के पास जाने के लिए हुकूमत संजीदा है। उनको भी अंदाजा है कि IMF के अलावा इस वक्त कोई और हल नहीं है, तो IMF की अगर बातें माननी है तो फिर होगा मामला ऐसा ही। अच्छा जी, फवाद चौधरी क्या कहते हैं, इमरान खान को माइनस करना है तो माशाल्लाह लगाया जाए। राना सनाउल्लाह कहते हैं पंजाब हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं, गवर्नर राज लग सकता है। अच्छा ये भी याद रहे जी, आज जो है वो 11 जनवरी बिलाखिर आ गया है। आज वो दिन है जब पंजाब असेंबली, पंजाब हाई कोर्ट में जो है वो एक बार फिर से सुनवाई होगी इस केस के हवाले से। इमरान खान साहब का जो असेंबलियां तोड़ने का फैसला था, फिर गवर्नर पंजाब जिसमें एक्शन में आए थे, उन्होंने एक हुक्म जारी किया था, उस हुक्म को जो है वो चैलेंज किया गया था। पंजाब असेंबली में 11 तारीख तक का कहा गया था कि तब तक असेंबलियां तोड़ने का ना किया जाए सिलसिला। अब देखते ये हैं जी होता क्या है। अच्छा जी, आपस में ये बातें चल रही हैं। पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद, अता तारड़ को रोकने की कोशिश, ऐवान में हंगामा आ रहा है, इजलास मुलतवी। आज हाई कोर्ट में अहम समाअत, 5 MPAs को 1.2 अरब की ऑफर हुई है। मोमना को 5 करोड़ दिए गए, फिर भी हमारे अरकान 188 हैं, ये PTI रहनुमा का ये कहना है। इसके अलावा जो है वो हमारे 170, उनके 140 थे, अता तारड़ का ये कहना है। सीढ़ियों पर भी एहतजाज। बहरहाल जी ये धमा चौकड़ी मची हुई है, पाकिस्तान में ड्रामे चल रहे हैं, मुल्क की इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन क्या कह सकते हैं। सिंध हाई कोर्ट, हदबंदियों के खिलाफ MQM की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन कोरम और इकदाम की कानूनी हैसियत से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत करने से इनकार। कराची हैदराबाद में लोकल बॉडी इलेक्शंस 15 तारीख को इतवार को होने वाले हैं और MQM के जितने भी लीगल इनकी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ या अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ, आपको पता है कि ये कोर्टों में गए थे, लेकिन कहीं पे भी इनकी जो है ना वो इलेक्शन कमीशन हुआ या हाई कोर्ट हुई, जो भी हुआ, इनको कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, लेकिन यही लग रहा है कि ये बॉयकॉट करेंगे लोकल बॉडीज इलेक्शंस का। लेट्स सी क्या होता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम की अमाराती सदर वजीर आजम से मुलाकात, दिफाई ताउन का जायजा लिया गया। इमरान खान कहते हैं दहशतगर्दों के पास अमरीकी असला, पख्तूनख्वा पुलिस मुकाबला नहीं कर सकती। अमरीकी जंग में शमूलियत से नुकसान ज्यादा, बिलावल का अमरीका से मदद मांगना नुकसानदेह है। ओके जी, इसके अलावा वजीराबाद हमला, JIT अरकान के सरबरा से इख्तिलाफात, एक से जायद हमला आवर के सबूत मिले ना तय हुआ, मौज़म की मौत के जिम्मेदार कौन है। तो ये बीच में सुनने में आया था कि JIT को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और लग ये रहा है कि उसमें कामयाबी बिलाखिर मिल गई है। आगे बढ़ते हैं। कल से कराची समेत सिंध भर में शदीद सर्दी मुतवक्को, ठीक हो गया। और हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए लैंड एक्विजिशन ऑफिसर मुकर्रर करने का फैसला। हाय बनी जाए, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में ये हैदराबाद सक्खर मोटरवे भाई। चलें जी, आप जानते हैं अभी तो काम भी शुरू नहीं हुआ और पहला स्कैंडल भी सामने आ गया था। लिए चल ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इसके बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। सनराइज शो, दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है। गुड मॉर्निंग इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया। इससे पहले मजीद खबरों की जाने में आगे बढ़े, पहले बताते चलेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में, द पेनल्टिमेट मैच ऑफ दिस सीरीज। एंड वेल द रिलीफ इज कमिंग प्रीटी सून फॉर द कराचीइट्स, बिकॉज वक्ती तौर से तो जो जान छूटेगी, ये जो ट्रैफिक के मसाइल यहाँ पर चल रहे हैं, काफी ज्यादा रोना धोना हमने किया इस पूरी सीरीज के दौरान, बिकॉज नेशनल स्टेडियम की रोड चंद एक बंद कर दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो एक और मसला होता है वो यही होता है कि यूनिवर्सिटी रोड का जो वैसे भी हाल किया हुआ है। लेकिन बहरहाल चलें जी, तो पाकिस्तान टीम इज
ये कहना चाहिए कम से कम ओडीआई की अगर हम बात करें, सो वी हैव हिट सॉर्ट ऑफ अ पर्पल पैच देयर. मैंने कल भी आपको बताई थी कि लगातार 9 ओडीआई मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस स्ट्रीक का आगाज हुआ था, देन वेस्ट इंडीज, देन नेदरलैंड्स और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पाकिस्तान ने पहला मैच जीता है. आज का मैच जीत के पाकिस्तान ये सीरीज अपने नाम कर सकता है और आईसीसी जो वर्ल्ड कप सुपर लीग चल रही है उसमें पाकिस्तान इंडिया पे मजीद प्रेशर डाल सकता है अपने बाकी मानदा ये मैचेस देख के. बट यू जस्ट कांट राइट ऑफ दिस कीवी साइड. ये न्यूजीलैंड की साइड बहुत कंपेटिटिव है और जाहिर है आई एम प्रीटी श्योर कि अपनी गलतियों ने सबक सीख कर वो आज के मैच में आएंगे. आई रियली डोंट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन दी पाकिस्तान साइड. पाकिस्तान वही टीम खिलाना चाहिए जो कि पिछले मैच में खेली थी. रिजवान के हवाले से मैंने आपको ये बता दिया था कि इवन दो वो क्रैम्प कर रहे थे निस्बतन ठंडे मौसम में भी, विच एक्चुअली कुछ उनकी फिटनेस की जानिब जो है ये थोड़ी परेशान कुन चीज नजर आ रही है. रिजवान की फिटनेस एक्चुअली पिछले 1.5 साल से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नमूदार फिटनेस के मसाइल कहीं ना कहीं नमूदार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन ही इज फिट, ही विल बी प्लेइंग टुडे, सो व्हिच इज अ गुड थिंग. अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अपने स्क्वाड के बाकी किसी खिलाड़ी को आजमाना चाहेगा या नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान जिस तरह की डिफेंसिव स्ट्रेटजी के साथ खेलता है, आई डोंट सी देम डूइंग दैट. ठीक हो गया जी. 8:07 है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक. बाय द वे ये मैच 2:30 पर खेला जाएगा. पाकिस्तान न्यूजीलैंड की इसके अलावा बताए चले इंडिया श्रीलंका के दरमियान भी जो है वो पहला ओडीआई कल हुआ. इट वाज अ हाई स्कोरिंग मैच, लेकिन इंडिया ने इस मैच में कामयाबी हासिल की. पहले बैटिंग करते हुए इंडिया ने बनाए 373 रन, वाह, 7 विकेटों के नुकसान पर. और इंडिया की जानिब से हाईएस्ट स्कोरर उनके सेंचुरियन रहे विराट कोहली, जिन्होंने 87 गेंदों पे 113 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 1 छक्का शामिल था. रोहित शर्मा ने 83, शुभमन गिल ने 70 रन बनाए. इसके अलावा केएल राहुल जो है वो 39 रन बनाने में कामयाब हुए 29 गेंदों पे से. एवरीबॉडी had their strike rate well above 100 there for India, so well done to them. 3 विकेटें हासिल की कासून रंजिता ने. और जवाब में श्रीलंका की टीम जो है वो 50 ओवर्स में 306 रन 8 विकेटों के नुकसान पर महदूद रही. उनकी जानिब से भी एक सेंचुरी बनी. दासून शानाका ने जो है वो 88 गेंदों पे 108 रन बनाए. बट द प्रॉब्लम विद श्रीलंका वाज दैट दे हैड लॉस्ट देयर फर्स्ट 3 विकेट्स एट 64 और उसके बाद आपको उनको तकरीबन 310 रन 313 रन मजीद चेस करने थे, पता नहीं कितने, और वो जरा जो है ना जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. इवन दो जनंजाया डी सिल्वा के साथ अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने पुटअप की दासून शानाका ने, बट फिर भी आई थिंक दिस टोटल वाज ऑलवेज आउट ऑफ देयर रेंज. इंडिया की बॉलिंग 3 खिलाड़ी आउट किए. उमरान मलिक ने आई थिंक he's been doing fine. His early start of the career has been good. 2 खिलाड़ियों को आउट किया मोहम्मद सिराज ने और 1 विकेट हासिल की मोहम्मद शामी ने. जी माशाल्लाह बड़े मुसलमान खेल रहे हैं इनकी टीम में. और हार्दिक पांड्या ने 1 आउट किया और युजवेंद्र चाहल को भी 1 विकेट मिली. तो भाई जनाब ये सीरीज जो 3 मैचेस की होने वाली है इसमें इंडिया को 1-0 की बढ़तरी अब हासिल हो गई है. कल दूसरा मैच होना है द ईडन गार्डन्स इन कैलकाटा. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. इसके अलावा जरा बात करते हैं जरा पाकिस्तान की कोचिंग के हवाले से क्रिकेट टीम की. अभी काफी दिनों से खबरें आ रही थी कि मिकी आर्थर से राब्ता किया. अच्छा जी, ये जो मिकी आर्थर वाली गेम थी ये पूरी की पूरी गेम नजम सेठी साहब खुद हैंडल कर रहे थे और खुद ही मिकी से बात कर रहे थे. ही रियली वांटेड मिकी टू मेक अ कमबैक और पाकिस्तान आए और यहाँ पे आके पाकिस्तानी कोचिंग करें. लेकिन मिकी जो है वो एक साथ 2 कश्तियों के सवार थे. वो चाह ये रहे थे कि मिकी जो है वो डर्बी शायर से एंगेज्ड हैं. आपको पता है इस वक्त इंग्लिश काउंटी में, इवन दो इट्स सेकंड डिवीजन क्लब राइट नाउ, लेकिन वो चाह ही रहते कि यार मैं डर्बी के लिए भी करूं कोचिंग और मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी कोचिंग करूं. तो दोनों एक साथ करना चाह रहे थे, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना चाह रहे थे. लेकिन नजम सेठी ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दी ये बात कि आपको फुल टाइम ये जॉब लेनी पड़ेगी. अच्छा, प्रॉब्लम जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बल्कि जो भी ओहदेदार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का उसको जो होने वाली है वो यही है कि ये जितनी पोजीशंस इस वक्त हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, ये अभी इंटरिम पोजीशन है. बिकॉज आप जानते हैं इस वक्त एक एड हॉक रूल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे लगाया गया है. ये जो कमेटी, जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, ये आपको पता है कि जो आइन था 2019 का उसको खत्म करके ये पिछले आइन को एक बार फिर से जिंदा करके उसको जो है उसकी कब्र से निकाल के उसको फिर कुछ शॉक्स दिए गए, उससे वो जिंदा हो गया और फिर उससे ये कमेटी वजूद में आई है. सो
बहुत कुछ डिपेंडेंट है इन चीज़ों के हवाले से कि पाकिस्तान में हुकूमत में क्या होता है. तो मिकी को इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान का जो मसला है वो यही है कि देयर इज़ नो सर्टेनिटी. आज कुछ है सेटअप, कल कोई और सेटअप आ जाएगा, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, वो कुछ और लोगों को ले आएगी. तो उसने भी कहा कि यार मेरे अच्छे खासा उसका नान नफ़ का बंदा हुआ है वहाँ पे डर्बीशायर, सही पे कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पे कर होंगे लेकिन ठीक पे कर रहे होंगे. अब वो क्यों छोड़ के ये नौकरी आए. लेकिन फिर भी इंटरनेशनल जॉब होती है, काउंटी होती है. लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी है ना, इस वक्त लिटरली पाकिस्तान को हर चीज में हर्ट कर रही है. इवन क्रिकेट में भी मिकी के ना आने की बहुत बड़ी वजह जो है ना वो यही है. यही कोई और सेटअप बुला रहा होता जो ज्यादा रिलेटिवली स्टेबल सेटअप होता तो मिकी वुड हैव डेफिनेटली, शायद ही वुड हैव काम कि चलो यार 2 साल के लिए तो कम से कम ये लोग होंगे ना. सो ये प्रॉब्लम हो गई है. तो मेरे कहने का मतलब ये है मिकी ने अब मना कर दिया, वो बात नहीं बन पाई उनकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ. सो प्लीज आप चिल करें, रिलैक्स करें इस चीज के हवाले से. अब वी आर लुकिंग एट सम अदर ऑल्टरनेटिव्स जो हम इसमें कर सकते हैं. अब उसमें ऑल्टरनेटिव्स, जो बाकी ऑल्टरनेटिव्स की बात की जा रही है, ज़ाहिर है उसमें जस्टिन लैंगर का भी नाम आ रहा है. लेकिन मेरा यही ख्याल है कि ये लैंगर का नाम तो आ रहा है लेकिन आई रियली डोंट थिंक ही वुड बी इंटरेस्टेड इन कमिंग टू पाकिस्तान. नो, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट कोई सिक्योरिटी मसला एंड ऑल समथिंग. लेकिन ज़ाहिर है इट्स अबाउट द मनी. आई थिंक जस्टिन लैंगर जिस पैसों पे काम कर रहे थे उसको तो आसपास मैच करना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. आप देखते ही हैं कि और कौन कौन सी ऑप्शंस जो है वो इनके पास अवेलेबल हैं. लेकिन एक चीज़ जो कंफर्म है वो ये कि किसी बैरून मुल्क से ही कोच लाना चाहते हैं. सकलैन मुश्ताक का जहाँ तक ताल्लुक है, उन्होंने पहले ये बोल दिया था कि फरवरी के एंड तक उनका कॉन्ट्रैक्ट जो ख़त्म हो जाएगा वो उसको खुद भी उन्होंने कह दिया था कि वो उसको रिन्यू कराना का उनका कोई इरादा नहीं है. याद रहे जी, पाकिस्तान के सितंबर 2021 से कोच हैं जब पाकिस्तान T20 के सेमीफाइनल्स में पहुंचा था और इनकी कोचिंग में ही 2 सक्सेसिव T20 सेमीफाइनल्स पाकिस्तान ने जो है खेले हैं. लेकिन जो पाकिस्तान का होम सीजन रहा वो काफ़ी पुअर रहा, बहुत ही ख़राब रहा, जिसकी वजह से ज़ाहिर है इनकी अपनी कोचिंग के स्टाइल, इनकी अपनी स्ट्रैटेजी मेकिंग, इनकी अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है वो काफ़ी सवालिया निशान जो है वो लगाए गए हैं. सो चलें जी, अब क्या सीन हो गया है. अब ये सीन हो गया है दैट नई तलाश जो है वो कोच की शुरू हो गई है. देखते हैं जी कौन पाकिस्तान को मिलता है कैंडिडेट. इस हवाले से आगे बढ़ते हैं. लेकिन ऑनेस्टली आई थिंक कोई अगर बड़ा नाम पाकिस्तान आ गया इस वक्त तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी. बिकॉज जब तक ये अनसर्टेनिटी वाली गेम जो है वो नहीं ख़त्म होगी तब तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने को जो है ना वो तैयार होगा. सो पाकिस्तान में अपना टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार होगा. लेट्स सी. चलें जी, और ये सीन है खेलों के हवाले से. कल रात में EFL कप का मैच खेला गया जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की और उन्होंने चार्ल्टन एथलेटिक्स को जो है वो शिकस्त दी 3-0 से. और स्टॉपेज टाइम में 2 गोल स्कोर हुए. एक गोल जो है वो 21वें मिनट में उन्होंने स्कोर किया. एंटनी और रशफोर्ड ने जो है ये गोल स्कोर किए और अब ये पहुंच गए हैं इन द नॉकआउट स्टेज में ही है. अभी 12 इनका मुकाबला अब होने वाला है न्यूकासल यूनाइटेड के साथ. इज दैट सो? आई थिंक या नहीं यार, ये मैच डिसाइड होगा. चलें आगे चल के डिसाइड होगा. डन है. आज के मैच की बात करें, आज रात 1 बजे जो है वो ऑफ कोर्स EFL कप का एक और क्वार्टर फाइनल होने वाला है जिसमें साउथहैम्पटन विल बी होस्टिंग मैनचेस्टर सिटी. यू रिमेंबर दिस इज द टूर्नामेंट दैट मैनचेस्टर सिटी रियली लव्स. उनको मोहब्बत है इस टूर्नामेंट के साथ और देखते हैं कि इस बार भी लगातार वो सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं. प्रीमियर लीग रिटर्न्स टुमारो नाइट. चलें जी, अभी हमें बढ़ना है ब्रेक की जानिब. जरा जाने से पहले जो है वो हम देख लें जी. अब्बास खान कहते हैं सर, कराची के सिटी मेयर के लिए किसी भी पार्टी को कितनी यूनियन काउंसिल की सीट चाहिए और टोटल कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं. मैं ये जरा नंबर्स वगैरह आई विल डू सम नंबर क्रंचिंग एंड आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट. ओके जी. जायदा शाहीन कहती हैं भावलपुर में सर्दी उरूज पर है, भावलपुर में धुंध का मंजर. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी. एंजॉय द विंटर्स देयर. और इमाद हक ने भी तस्वीर शेयर की है. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फॉगी कराची. या देयर इज सिग्निफिकेंट फॉग इन कराची. थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीन फॉर योर मैसेज. आपका तवील गुड मॉर्निंग वाला मैसेज हमारे तक पहुंचा. खुश रहिए आप. इसके अलावा हसीब नवाज अहमद साहब कहते हैं रेनी गुड मॉर्निंग फ्रॉम चरसद्दा. दैट इज ग्रेट. देव कारहाले कहते हैं disturbing visuals coming from Pakistan, people trying to get wheat flour. Pakistan has more fertile land than Indian Punjab. 14 district produce more wheat than Pakistan.
या पॉइंट्स टू पॉन्डर मेरे ख्याल से देव. पाकिस्तान की ख़राब पॉलिसीज़ और बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह हमने चीज़ों को मैनेज किया है, हम दुनिया के लिए एक तमाशा बन के जो है वो रह गए हैं. अच्छा जी, अमजद हकड़ो कहते हैं, अदील भाई, हैव यू एक्सपीरियंस चैट जीपीटी? यस, आई हैव एक्सपीरियंस चैट जीपीटी एंड इट्स प्रीटी स्कैरी एक्चुअली. आई मीन उसकी जो पावर्स नज़र आ रही हैं चैट जीपीटी की, वो काफ़ी ख़तरनाक हैं. और कितनी सारी, बल्कि सुबह ही हमारे दोस्त ने हारिस, जिन्होंने कहा कि उन्होंने चैट जीपीटी पे कहा उसको कि अदील अजहर पे एक पोएम लिखे, वेरी काइंड ऑफ हिम. तो उसने बाकायदा पोएम लिख के दी है और इट एक्चुअली इज क्वाइट कूल एक्चुअली. और ये तो बहुत डर लग रहा है कि ये तो क्या क्या काम करने लगेगा जो इंसान करते रहते हैं. अभी किसी ने मेरे साथ एक और मैसेज, एक और ट्वीट शेयर किया. जी हाँ, जीशान बेग साहब ने ही बताया है दैट Microsoft in talks to invest 10 billion in ChatGPT owners OpenAI. OpenAI is that company जो कि ChatGPT बना रही है. अब आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे ये क्या है ChatGPT, क्या नाम लिए जा रहे हो, क्या किए जा रहे हो. मेरे ख्याल से इसको जरा हम थोड़ी देर में अभी ब्रेक से वापस आके तफसील से जरा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं. और शोएब हसन साहब का भी अभी ट्वीट आया है. उनकी जो जोजा मोहतरमा है वो पहली बार हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं. कहते हैं जी, एडेड वन मोर लिस्टनर टू योर लिस्ट. थैंक यू सो मच शोएब, एंड देन वेलकम to your wife as well to the show. अभी हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की जाने. We'll catch you after this. Don't go anywhere. Keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. अरशद गुमरा साहब कहते हैं फाइनली हमारे हिस्से में कुछ फॉग आ ही गई. 1-1.5 पाव ही सही. सर जी, इस महंगाई के दौर में 1-1.5 पाव भी मिल रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें. ये भी मिल गई आपको. ये बेसिकली कराची में आज थोड़ी सी निस्बतन जो थोड़ी ज्यादा फॉग है इसके हवाले से बात करते हैं. सिचुएशन इज क्वाइट ह्यूमिड इन कराची राइट नाउ. सी ब्रीज ब्लोइंग टुडे और बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमिडिटी फैक्टर एंड द डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेंपरेचर यू कैन एक्सपीरियंस दिस पर्टिकुलर फॉग हियर इन कराची. मसला ये है कि ये जो पार्टिकल्स इस वक्त फॉग के हैं ना, थोड़ी देर में जब गाड़ियां चलनी शुरू हो जाएंगी और फैक्ट्रियों की चिमनी ऑन होंगी एंड स्टाफ एंड ऑल, तो यही अभी शदीद स्मॉग में कन्वर्ट हो जाएगी. तो एक्सपेक्ट अ हेजी डे टुडे इन कराची. बिट अनकंफर्टेबल बट लेट्स सी, लेट्स होप. It's expected to remain windy in the next few days and pretty cold too. तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, मोहम्मद वसीम साहब ने आज की अखबार की हेडलाइन शेयर की है. ओगरा रेकमेंड 75% इंक्रीज इन सुई गैस प्राइसेस. अच्छा, इस पे जो है ना वो हम बात कर चुके हैं. सुबह अपने प्रोग्राम में हमने इसका जिक्र किया था. और हमारे जो है एक दोस्त ने इस्लामाबाद के ग्रुप में जो है वो कुछ इसकी तफसीलात भी हमारे साथ शेयर की हैं. यूसुफ इनाम साहब कहते हैं रिगार्डिंग गैस प्राइसेस, the prices are to be revised twice every year, however never been implemented for the past decade or so. Therefore the impact seems significant now. Even with this increase, the cost of gas only indigenous and the associated expenses will be recoverable. The impact of imported RLNG is still not incorporated. Separate pricing stream for the RLNG under a ring-fenced mechanism. Basically वो ये कह रहे हैं कि ये जो ओगरा recommendation भेजता है, ये साल में 2 दफा recommendations इनको भेजनी होती है. और इनका जो है वो ये कहना है कि इन्होंने पिछले 10 साल से जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, विच इज़ वाई दिस इज अक्यूमुलेटिंग. और ये इंडिजिनस गैस के हवाले से यहाँ पे जो है बात की जा रही है. अब ये बॉल जो है इट इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वेदर दे विल इंक्रीज दैट और नॉट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है. साकिब शाहान को मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जिन सैयद अली हैदर गिलानी की आप बात कर रहे हैं, ये वो वाले अली हैदर गिलानी साहब नहीं है. ये हमारे इस्लामाबाद के लिसनर हैं, दोस्त हैं, और इनकी जो है वो मुलाकात इनसे होती रहती है. तो ये आप वो वाले नहीं है, ठीक है सर. चले जी. इसके अलावा अहमद अयूब का मैसेज आया है. कहते हैं आपने बात की, हमने चैट जीपीटी के हवाले से बात कर रहे थे प्रोग्राम में. आगे चल के इसके हवाले से जरा बात करते हैं हम. कहते हैं चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन GPT-3. GPT-3 एक ये जो कंपनी है OpenAI, बेसिकली इसके नाम से ही लग रहा है AI, दे वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो उनका पहले ये टूल GPT-3 अवेलेबल था, विच इज अ प्रीटी जनरलाइज्ड थिंग. नाउ उन्होंने स्पेसिफिक चैट बॉट लेकर आया. नाउ चैट बॉट इज समथिंग कि आप कभी किसी यूटिलिटी कंपनी के पास, किसी ऑनलाइन कंपनी के पास जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि बहुत ही लगे आपके सवालात के बड़े लगे बंदे किस्म के जवाब आ रहे होते हैं. तो बेसिकली होता यह है कि वो पीछे दूसरी जानिब चैट आपके साथ कोई इंसान नहीं कर रहा होता, बट कोई ना कोई मशीन बैठी हुई कर रही होती है. इनको चैट बॉट कहते हैं. सो व्हाट इज बीइंग डन नाउ इज दैट कि ये जो चैट बॉट है, जो ये बॉट निकला है रोबोट से, ऑलराइट. तो ये चैट बॉट जो है इसको लिंक कर दिया गया है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो व्हाट चैट जीपीटी डज इज दैट वो कंटिन्यूअसली अपनी दुनिया भर में बहुत कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी जो मालूमात है उसको बढ़ाता रहता है.
वो हर वक्त कंटिन्यूअसली जितना इसको दुनिया इस्तेमाल कर रही है वो सीखे जा रहा है. जो कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं वो सीखे जा रहा है, जिससे उसकी मालूमात में इजाफा हो जा रहा है. और आप अगर उससे बात करें तो आपको ये अंदाजा नहीं होगा कि आप किसी मशीन से बात कर रहे हैं. कोई चैट बॉट है जिससे आप बात कर रहे हैं, वो बहुत ही इंट्यूटिव किस्म की और बहुत ही क्रिएटिव किस्म की चीजें जो है वो आपके सामने लेकर आ रहा है. जैसे कि मैंने तो सुबह एग्जांपल दी कि हारिस ने जो है कहा कि जी राइट अ पोएम अबाउट अदील अजहर. इट एक्चुअली रोट अ पोएम, सो इट कैन डू कोडिंग फॉर यू. आई मीन इट इज सॉर्ट ऑफ स्कैरी. लाइक ये हैरान कुन तो नहीं बल्कि मुखातिब परेशान कुन ज्यादा है, बिकॉज यू रियली वंडर how many jobs in future will be taken over by these things. Yes, I think it is a real glimpse into the future. What the future? Just imagine. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि जो चैट जीपीटी टूल है ये अगले एक साल में कितना पावरफुल हो चुका होगा. जिस तरह दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है और मुसलसल वो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पे अपनी चीजों को सीखे जा रहा है. जस्ट इमेजिन द कस्टमर सर्विसेज जॉब. आई मीन अभी तो चैट बॉट्स आ गए थे जिससे बहुत सारे कॉल सेंटर ऑपरेटर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब आपके पास AI बेस्ड कॉल सेंटर ऑपरेटर्स होंगे. किस लेवल पे जाके वो काम कर रहे होंगे. आपकी कितनी सारी कोडिंग की रिक्वायरमेंट जिसके लिए अभी आपको प्रोग्रामर्स चाहिए होते हैं, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय AI. I mean, the sky is the limit. Seriously, what would the world be like? I really don't know in the next 10 years, 15 years. ये AI जो है ये गेम काफी चेंज करने वाला है. मुझे याद है आपसे तकरीबन कोई 8-9 साल पहले एक योकिम फीनिक्स की एक मूवी आई थी, उसका नाम था हर. ओके, बड़ी मुख्तलिफ सी फिल्म थी. एंड दैट हर वाज अबाउट एन एक्सपेरिमेंटल AI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सीखता रहता है, हर वक्त सीखता रहता है. और उसमें जो आवाज थी स्कारलेट जोहानसन की थी. एंड आई वाज क्वाइट एंग्री बाय दैट फैक्ट कि स्कारलेट जोहानसन उस फिल्म में, पूरी फिल्म में कहीं नहीं आती, सिर्फ उनकी आवाज होती है. But it was about a man falling in love with an operating system because that operating system just keeps on learning and quite amazing. I mean, it was a very different sort of a movie, and I think Joaquin Phoenix he won some awards वगैरह भी जो है वो कुछ उसमें उसको तो नहीं मिले, लेकिन उस फिल्म को जरूर जो है वो awards मिले थे. So yeah, I mean, do watch that movie. It's a different movie. I'm not saying it's a must watch, do watch ये वो फलाना नहीं, बट मुख्तलिफ. आई मीन जो इस वक्त चैट जीपीटी जब मैं यूज कर रहा था तो मुझे यकीन वही फिल्म मुझे जो है ना वो दिमाग में घूम रही थी कि यार 10 साल के अंदर अंदर वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट. अल्लाह खैर करे. चलें जी, और क्या सीन है. आप ब्यूटीफुल सॉन्ग वाइटल साइंस दैट वाज अजनबी. होप यू गाइस एंजॉयड दैट सॉन्ग. 8:40 हो चुके हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. काफी अच्छी इंटरेस्टिंग डिस्कशन आप में से काफी सारे लोगों के साथ चल रही थी अबाउट दिस चैट जीपीटी थिंग और इसके जो कमालात हैं. लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे. एंड या ग्रेट. चलें जी, शहजाद इकबाल साहब कहते हैं अनदर क्लासिक ऑफ JJ इंडीड. सुमेरा खान कहती हैं व्हाट अ पावरफुल सॉन्ग. हाउ कम समवन मैच योर लेवल फ्यूचर, यू गेव अस ट्रेजर ऑफ सॉन्ग्स. बिल्कुल जी, क्या बात है. ये तो आपने जुनेद भाई के लिए बड़ी खूबसूरत बात बोली है कि नहीं भाई वो नहीं मैच नहीं होते कोई ना कोई. ओके, सो खूबसूरत गाने बना के चले गए जुनेद भाई. शहजाद इकबाल कहते हैं एब्सोल्युटली राइट. AI is the future. It is interesting but alarming too, especially for us which are now at the later stage of life with robots in the future. Hope for the best. Yeah, let's वाकई hope for the best because बच्चों का होमवर्क करना कितना आसान हो जाएगा ना. राइट एन essay on फलाना, कितना मजा आएगा. इतने सारे बच्चे एक जैसा होमवर्क लेकर आ रहे होंगे. यहाँ पे पकड़ा जाएगा चैट बॉट. उसमें भी बड़ी कहानी होगी ना कि उसमें भी कोई डिफरेंशिएशन के साथ बच्चे अपना कीवर्ड चेंज कर दें और फिर अपना लेसन जो है अपना ऐसे जो है वो लिख कर लाएं इस तरह. तो चैलेंज तो होगा बट लेट्स सी क्या होता है. जैसे कि हमारे दोस्त अहमद अयूब साहब ने अभी एक और टूल बताया, AI बेस्ड टूल दैट कैन डू अ लॉट ऑफ ड्राइंग्स, जो कि आपको स्केच बना के दे सकता है. सो ही जस्ट शेयर्ड अ कपल ऑफ स्केचेस विद मी कि आप उसको बोले और वो आपको स्केच बना के दे देगा. नाउ जस्ट इमेजिन हाउ पावरफुल दिस टूल विल बी फॉर प्रेजेंटेशंस में आपको अब घिसे पिटे वो इमेजेस यूज करने के बजाय यू कैन जस्ट आस्क देम टू क्रिएट एन स्केच एंड इट विल डू दैट. वाओ, दिस इज सो कूल मैन. आगे तेजी से बढ़ रहे हैं भाई. अच्छा जी, जीशान बेग साहब, हर इज 2013 अमेरिकन साइंस फिक्शन. Conversely, Michael LaSalle of the San Francisco Chronicle criticized the story, pacing and Joaquin Phoenix character. अरे यार अब ये रहने दें. आपने भी एक नेगेटिव वाला जो है ना ओपिनियन उठा लिया, वरना अदरवाइज अच्छी खासी फिल्म थी. ये डिफरेंट फिल्म थी हर, Joaquin Phoenix. ओके, सैफुल्लाह तारड़ साहब कहते हैं कैन यू प्ले तेरा करम मौला बाय जुनैद जमशेद. यार वो मैं गाना सुनूंगा मैं रोना शुरू कर देता हूँ, इसलिए मैं नहीं चला रहा वो गाना. यार वो 20-30 साल हो गए वो गाना सुनते हुए ऑलमोस्ट, लेकिन मौला का करम पता नहीं कब आएगा. आगे बढ़ते हैं जी.
काशिफ आबिद अली कहते हैं ओपन एआई किसकी कंपनी है? अपने फ्रेंड्स का नाम नहीं बताया आपने. देखें जी, बिल्कुल आपने सही बात ये बोली है. ओपन एआई में वन ऑफ द मेजर इन्वेस्टर्स इन ओपन एआई बाय द वे is this guy Elon Musk जो है, he's one of the main investors in this company. और आज बेसिकली जो डिस्कशन शुरू हुआ था वो इसी बात पे शुरू हुआ था कि माइक्रोसॉफ्ट जो है is planning to invest around $10 billion in OpenAI. So आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बड़े नाम है. So it was actually Elon Musk was one of the founders of that company. So yeah, बता दिया अपने दोस्त का नाम. ठीक है जी, चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और सलमान काजी साहब ने अपने घर से तस्वीर भेजी है कराची की आज जो मामूली सी फॉग है उसके हवाले से. चलें जी अब जरा बात करते हैं द थिंग व्हिच इज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 7 इन पाकिस्तान राइट नाउ. एक नई इंडियन प्रोपेगेंडा मूवी आ रही है जो कि अपेरेंटली नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है. सिद्धार्थ मल्होत्रा इसके मेन एक्टर हैं और इस फिल्म का नाम है मिशन मजनू. ऑलराइट, और इस फिल्म के ट्रेलर देख के अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ये एक इंडिया एक रॉ का एजेंट भेज रहा है जो कि पाकिस्तान में रहेगा और यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हासिल करेगा. लेकिन जाहिर है मुझे नहीं पता कि इवेंचुअली इंडियंस क्या स्टोरी बनाएंगे, बिकॉज आपको इस बात का अंदाजा होगा कि नॉट जस्ट द आई मीन बॉलीवुड मूवीज आर प्लेइंग देयर रोल इन, एक बड़ा अहम रोल उसमें अदा कर रहे हैं. लेकिन आपको इस बात का अंदाजा होगा कि जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इस वक्त बर्रे सगीर की पूरी हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश कर रहे हैं. यानी अजीब व गरीब किस्म की बातें. अच्छा, फिर बात ये होती है कि तमाम कैरेक्टर्स वो सब होंगे एट द एंड ऑफ द डे उसको वो इंस्पायर्ड फ्रॉम द ट्रू इवेंट्स. Some parts of the movie are the work of fiction. जैसे कि अभी अहमद शाह अब्दाली के हवाले से जो फिल्म बनी थी उसमें सुना है जी अहमद शाह अब्दाली को एंड में पृथ्वीराज चौहान मार देते हैं. अब ना ये कौन सी तारीख है ये तो पता नहीं, मगर दिस इज व्हाट इज अ सेफ्रॉन वॉशिंग ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जी सिर्फ मुसलमान ही ताकतवर नहीं थे, मुसलमान बादशाह, जबकि अहमद शाह अब्दाली नहीं, शहाबुद्दीन गौरी, सॉरी वो शहाबुद्दीन गौरी, आई एम सॉरी, उनको शायद मरवा दिया था एंड में, नॉट अब्दाली, गौरी. शहाबुद्दीन गौरी जो है उनको पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था एंड में. आई मीन मार दिया होगा, चलो जी किसी ना किसी किताब में कुछ हुआ होगा इस तरह का सीन, फाइन, गुड फॉर देम. अब क्या है, ये अब मूवी आ रही है मिशन मजनू जिसमें एक इंडियन मुसलमान गालबन दिखाए हैं जो कि पाकिस्तान आए हैं एज अ स्पाई बन के, जो टिपिकल स्पाई मूवीज में होता है. यहाँ किसी से मोहब्बत भी उनको हो जाती है, फिर इनकी शादी भी हो जाएगी और फिर उनका मकसद जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना है. अब हो सकता है इस मूवी में वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म भी कर दें, लेकिन हमें पता है कि जी न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा काफी महफूज हाथों में है अपेरेंटली, और हमने बम भी फाड़ दिया था और वो हमने न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिए थे. तो वो जो इंडिया करना चाह रहा है वो नहीं हो पाया. बहरहाल कोशिश तो उन्होंने की होगी. मुझे नहीं पता इस फिल्म का एंड क्या होगा या वो क्या दिखाने वाले हैं. वो यही दिखाएं कि स्पाई एंड में मर जाता है, क्या हो जाता है, वी डोंट नो. लेकिन जिस चीज पे पाकिस्तानी ज्यादा हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं वो इज द इमेज ऑफ अ टिपिकल पाकिस्तानी दैट इंडियन मूवीज पोर्ट्रे. यानी इंडियन मूवी जो है वो पाकिस्तानियों का जो एक मखसूस इमेज होता है कि एक सुरमा लगा हुआ एक आदमी होता है जो कि एक सर पर टोपी पहना हुआ होता है, एक चेकर्ड कलर का रुमाल, जो चेकर्ड रुमाल होता है वो अपने गले में उसके बंधा हुआ होता है, वो डेफिनेटली तावीज पहना हुआ होता है, और इसके अलावा कुर्ता शलवार तो चले ठीक है जी, उसकी स्लीव्स ऊपर हुई हुई होती हैं फोल्डेड. तो ये जो है वही चीज वही दिखाई जा रही है. आप जनाब का इस्तेमाल, जनाब आप इतना ज्यादा कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल होता है, मुझे आदाब कहना बिल्कुल. तो ये वो एक बड़ी लखनवी कोई इंटरप्रिटेशन होती है. हमें लखनऊ वाले आजकल खुद लखनऊ वाले ज्यादा नहीं रहे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो एक खास और वही इंडियन टिपिकल फॉर्मूला कॉपी पेस्ट तकरीबन तमाम फिल्मों में किया जाता है. एंड जो मैं पिछले लिंक में बात कर रहा था, आपको इस बात का अंदाजा होगा दैट इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री राइट नाउ इज गोइंग थ्रू अ वेरी, इस वक्त क्राइसिस फेज से गुजर रही है, बिकॉज द साउथ हैज टेकन ओवर, एंड द साउथ हैज टेकन ओवर नॉट बिकॉज साउथ इज मेकिंग गुड मूवीज, बट इट इज, मैं साउथ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो साउथ इंडियन टॉलीवुड जिसे कहा जाता है, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु फिल्में जो बन रही हैं वहाँ पे. बट उसकी वजह यह भी है कि बॉलीवुड, द नॉर्थ इंडिया इज मेकिंग pretty useless and pretty
फ्लॉप मूवीज, जिसकी वजह से तो ये भी मुझे लग रहा है, खैर ये तो नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगी इसलिए कुछ नहीं है, लेकिन इट वुड बी फन वॉचिंग. ऐसी मूवीज देखने में जरा कभी कभार मजा भी आता है और आपकी जरा हंसी भी जो है ना वो निकल जाती है. आगे बढ़ते हैं जी. शारिक भाई साहब कहते हैं व्हाट अ जे सॉन्ग, अजनबी नॉस्टैल्जिक म्यूजिक एंड ट्यून्स डेडिकेटेड टू स्कारलेट जोहानसन. आप भी सेम फैन क्लब के मेंबर हैं. मिशन मजनू, इंडियाज कंटिन्यूअस ऑब्सेशन अबाउट पाकिस्तान, टिपिकल स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स एंड लैंग्वेज. कॉमेडी मूवी आप जानते हैं, इससे पहले भी ये जो फिल्में बनी हैं ये कॉमेडी ही साबित हुई हैं. और इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं सर जे का कहो ना. अरे हाँ यार, कहो ना प्ले बहुत दिनों से मैंने नहीं किया. अभी मैं गाड़ी में सुन रहा था और मुझे जहन में यही आया कि मैंने वाकई काफी अरसे से ये गाना नहीं चलाया. तो चलें जी, ओके अभी चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me अदील अजहर. सुबह के 8:52 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. और अच्छा जी, अरशद गुमरो साहब कहते हैं हल सिर्फ जमाते इस्लामी के बाद पेश खिदमत है, लब्बैक ही हल है. अच्छा, ये कैंपेन इनकी आ गई है. लब्बैक भी इतनी एक्टिव अब रही नहीं है, इतनी एक जमाने में हुआ करती थी. बहरहाल हमारे घर की तरफ हैं, थोड़े से उनके कैंप वैम्प लग जाते हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल वो जो गेम लग रही थी वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा दानियाल खान कहते हैं द प्लेज अमाउंट फॉर विच द गवर्नमेंट इज क्लेमिंग एंड हैप्पी टू फ्री मी तो में तो कोई नहीं देता. इनको ऐसा क्या सौदा किया पीछे. नहीं यार, देखें ये सौदा क्या किया, ये सारी बातें नहीं, ये वाली चीज नहीं है. देखिए, मैंने आई थिंक कल अपने प्रोग्राम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये जो गवर्नमेंट को ज्यादातर पैसे मिले हैं ये इन जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं दुनिया भर के उनसे मिले हैं, और ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में मिले हैं, जिसमें एशियन डेवलपमेंट, माफी जगह इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक सबसे बड़ा डोनर सामने आया है, सबसे बड़ा क्रेडिटर सामने आया, सबसे बड़ा कर्जा वो दे रहे हैं हमको. फिर वर्ल्ड बैंक 2 बिलियन दे रहा है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है वो आपको पैसे दे रहा है. बट याद रहे, ये देखें, ये एक बुनियादी फर्क है और ये प्लीज समझने की बात है. और मैं खास 10 दफा प्रोग्राम में बताई भी है ये बात. IMF और वर्ल्ड बैंक के और ये जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके स्कोप में फर्क होता है. IMF आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के हवाले से कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर की कमी है, डॉलर मेरे रिजर्व बड़े खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं, मैं डिफॉल्ट कर जाऊंगा अपनी कमिटमेंट्स में. IMF आपको कैश अमाउंट देता है और उस कैश अमाउंट के अगेंस्ट वो आपसे डिमांड करता है कि आप अपने मुल्क की फिस्कल यानी खराजाती और मालियाती पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में जो है वो कुछ तब्दीलियां लेकर आए, जिसके लिए गवर्नमेंट पे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी काफी प्रेशर में है. ये जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ये बाकी बैंक जो आपको पैसे देते हैं ये प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में देते हैं. आप उनको बोलेंगे जी मेरे ब्रिज टूट गए, इस सैलाब में मेरे 150 ब्रिज टूट गए, मुझे ये ब्रिज कंप्लीट करने हो. कहेंगे अच्छा जी ठीक है, आप पैसे ले लें हमसे, आप ब्रिज की आप अपडेट देते रहिएगा, हम आपको ट्रांचेस में पैसे रिलीज करते रहेंगे. एक रोड टूट गई है, जैसे मैंने कल नाम लिया था, 7 से कंबर तक की रोड जो है बह गई है. वो कहेंगे अच्छा ठीक है जी बना लें आप, ये 4 लेन रोड डुअल कैरेज, उसका $700 मिलियन का खर्चा है. तो वो बोलेंगे ठीक है हम आपको दे देते हैं कर्जे, आप हमें माइलस्टोन्स के साथ जो है वो बताते रहिएगा. तो ज्यादातर पैसा पाकिस्तान के पास जो आया है वो कर्जों की मद में आया है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में आया है, जिसके लिए आपको पता है कि बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का इंतजाम भी किया जा रहा है कि ये कर्जे एक्चुअल अपने प्रोजेक्ट्स पे लगे. ओवर द नेक्स्ट 7 years आपको इसमें से कुछ पैसे मिल रहे होंगे. सो ये कोई इमीडिएटली $10 बिलियन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होंगे. सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस थिंग. सो ये तो हो गई बात. अच्छा, अब क्या सीन है? अब ये सीन है दैट ये हो गई. अब चलें, ये तो बात हो गई इनकी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? अमीन कहते हैं आफ्टर वॉचिंग वेल मेड पाकिस्तानी मूवीज लाइक कमली, मौला जट, मंटो, जो आइलैंड, कायदे आज़म जिंदाबाद एटसेट्रा, आई फील अ न्यू एज पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स हैव द पोटेंशियल टू आउटडू बॉलीवुड व्हिच मोस्टली इज चर्निंग आउट ट्रैश. रीसेंट एग्जांपल इज पठान आई गेस. या आई थिंक ये मैं काफी साल पहले ये ख्याल पेश किया करता था मैं कि पाकिस्तान अपनी एक नीश कार्व आउट कर सकता है मूवीज के हवाले से. और देखिए इंडिया में भी इस तरह के टॉपिक्स पे फिल्में बन रही हैं जो मुख्तलिफ टॉपिक्स, और खासतौर से नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज इंडिया में आ रही होती हैं उसमें से अक्सर कभी कभार कोई अच्छी फिल्म आपको मिल जाती है जो कि जरा डिफरेंट मौजू को टच करती है. सो यू आर राइट. आई थिंक मौला जट तो एक बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल. पाकिस्तान ने तो कोई कमाल एक ये तो ऑस्कर लेवल की एक मूवी जो है ना वो हमने बना दी है. बिकॉज अगर स्लम डॉग मिलियनर जैसी मूवी जो है वो बेस्ट ऑस्कर जीत सकती है तो कम से कम बेस्ट फॉरेन फिल्म तो हमें मिल ही जाएगा. लेकिन पता नहीं अब इसका होगा क्या या क्या होगा. हमने सुना जॉयलैंड भेज दी है अपनी एज एन ऑफिशियल एंट्री. आई डोंट नो कि हम कहाँ पर हैं इस वक्त. लेकिन यस, आई थिंक पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री वुड नेवर बी एज बिग एज बॉलीवुड. ये बात हमें समझनी पड़ेगी.
और इंडिया से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, बिकॉज इंडिया में कई जबानों में बहुत सी फिल्में बन रही है, लेकिन हमें अपनी नीश कार्व आउट करनी पड़ेगी. जिस तरह आई हैव टू से कि हमने एक जमाने में अपने ड्रामाज में नीश अपनी कार्व आउट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली फिर जब से ये सास बहू वाली चीज आई, हमारे ड्रामों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, और फिर वही हुआ कि कौवा चला हंस की चाल, और वो अपनी चाल भी भूल गया. लेकिन पिछले चंद सालों में एक बार फिर से आई थिंक पाकिस्तानी ड्रामा हैज मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक. और मुझे नहीं पता आप ये बात नोट करते हैं या नहीं, बट कोई भी मशहूर ड्रामा हो, few days after the episode airing, just check out the number of views on YouTube. It runs in millions. I mean, मैं recently किसी ने मुझे ये दिखाया था कि देखो ये, मुझे तो खैर मैं ड्रामे नहीं देखता पाकिस्तानी, लेकिन कहा देखो ये पर्टिकुलर ड्रामा आया है और just check out the number of views इसकी फलाना एपिसोड के जो थे, and they were in millions. और somebody told me that a significant number of those views are actually coming from India. So Indians भी जो है वो शायद अपने ड्रामों से अब तंग आकर पाकिस्तानी YouTube पे जो है वो ड्रामा देख रहे हैं. So वो जो हमने ये गेम किया, लेकिन क्या ये स्केलेबल वर्जन है? क्या कैन वी टेक दिस टू द एंटायर वर्ल्ड? दैट इट्स ओपन टू डिस्कशन, बट मूवीज आर द वे, एंड या व्हाई नॉट. आई थिंक मौला जट एक इंटरेस्टिंग मूवी है. और सुबह में बिजनेस ब्रेकफास्ट जो बिजनेस मैटर्स प्रोग्राम होता है वो सुन रहा था, उसमें पाकिस्तान से जो पाकिस्तान की इस बार नुमाइंदा बैठी नहीं थी, महबल सरफराज, एंड शी वाज टॉकिंग बहुत ज्यादा जोश व खरोश से वो इस मूवी के हवाले से. मौला जट और अंग्रेज और अमेरिकन जो वहाँ बैठे हुए थे उनको वो कह रही थी कि आप लोगों को भी जाना चाहिए और ये फिल्म देखनी चाहिए. चलें जी आगे बढ़ते हैं और कैसी नजर बात करते हैं हैरी के हवाले से. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैरी पॉटर. प्रिंस हैरी की जो है वो एक किताब आ गई है सामने, उनकी खुद नविश्त. आपको पता है पिछले दिनों से काफी ज्यादा वो मीडिया पे एक्टिव नजर आ रहे थे, काफी कंट्रोवर्शियल उन्होंने इंटरव्यूज दिए, बड़ी कंट्रोवर्शियल उन्होंने बातें भी की, जिसमें ऑफ कोर्स उन्होंने बताया कि 25 अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने मारे हैं. रिमेंबर ही ब्रिटिश एयरफोर्स से इनका वास्ता रहा है. ही इज एन हेलीकॉप्टर पायलट, अगर मैं गलती पढ़ना हूं. उन्होंने ये बात मानी कि तकरीबन 25 अफगान तालिबान जो है उन्होंने मारे, जिसे काफी ज्यादा कंडेम किया गया है. बरतानवी हुकूमत ने भी, आई एम श्योर अफगानिस्तान ने भी कोई बात की होगी. लेकिन बहरहाल उनकी किताब फाइनली रिलीज हो गई है, और उस किताब की रिलीज होने से पहले ही कुछ जो है कुछ उसके लीक्स सामने आ गए थे, और उन लीक्स ने जो है वो डेफिनेटली इस किताब को हेल्प किया. इस किताब का नाम है स्पेयर. स्पेयर कहते हैं ना, स्पेयर. और ये किताब के नाम से ही ये जाहिर हो रहा है कि व्हाट हैरी थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ इन द रॉयल फैमिली. इस किताब में उसने इल्जाम लगाया है अपने अबू के ऊपर, बादशाह चार्ल्स, शहनशाह चार्ल्स जो भी हैं, अपनी सौतेली माँ कैमिला पार्कर के ऊपर, और इसके अलावा क्वीन कंसॉर्ट जो हैं, और इसके अलावा अपने भाई के ऊपर, प्रिंस विलियम के ऊपर, कि उन्होंने किस तरह उनके खिलाफ जो है वो साजिशें की. इसके अलावा मीडिया पे काफी स्ट्रांगली वापस आए, बिकॉज जाहिर है इनकी पहले से भी ये अपनी फैमिली थोड़े कटे कटे रहते रहे, लेकिन जब इन्होंने मेगन मार्कल से शादी करने का सोचा तो बजाहिर द रॉयल फैमिली और जो रॉयल फैमिली के इंपॉर्टेंट लोग थे वो खुश नहीं थे. तो ये किताब बहरहाल लिख दी गई है. BBC हैज कॉल्ड दिस द वियर्डेस्ट बुक एवर रिटन बाय अ रॉयल, यानी किसी शाही खानदान के फर्द की जानिब से लिखी जाने वाली सबसे अजीब व गरीब किस्म की जो है वो ये किताब है. और इस पे जाहिर है काफी क्रिटिसिज्म का निशाना भी बनाया जा रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये दैट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिलीज, ये कल रिलीज हुई है, इट हैज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग नॉन फिक्शनल बुक in the history of UK. So people are going out there and buying and downloading from whatever. बहरहाल चलें जी, वक्त आ गया है आप लोगों से इजाजत दी जाए. ये क्या हो गया मेरे भाई, इसको जरा बंद करें. जी थैंक यू सो मच. किसी से बटन दब गया मेरे ख्याल से, हमारे इंजीनियर बाबू से. कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह जी वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.